नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये वारदात कब, क्यों और कैसे हुई। पूरे 10 साल बाद संतोष यादव अपने ननिहाल आया था। साल 2021 में मार्च महीने से ही लॉकडाउन का दौर चल रहा था। जून की 10 तारीख थी। उसका ननिहाल रायपुर जिले में खरोरा थाना अंतर्गत फरहदा गांव में था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। कच्चे मकान पक्के बन चुके थे, सड़कें पहले से अच्छी बन गई थी। गांव में लोगों को कोरोना का डर तो था, लेकिन उन पर लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिख रहा था। गांव में कुछ लोग मास्क लगाकर या फिर गमछे, रुमाल आदि से नाक मुंह ढके हुए थे। इस कारण संतोष को उन्हें पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वैसे भी संतोष गांव के अधिकतर लोगों को नहीं पहचानता था। गांव की एक पतली सड़क पर टहलता हुआ संतोष अपने पूर्व चिर परिचित स्थान तालाब के पास जा पहुंचा। गांव के एक छोर पर बने बड़े तालाब के निकट सड़क की पुलिया के पास उसके पैर ठिठक गए। तालाब को दूर तक देखता हुआ बीती यादों में वो खो गया। अचानक उसकी आंखों के सामने खूबसूरत रानी का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता ही रह गया। उसका पुराना यार रमेश खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे यार, तू कब आया? पहचान मुझे, मैं रमेश, वो बोला। तुम रमेश? बोलते हुए संतोष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश को देख संतोष बहुत खुश हुआ। खुशी में दोनों गले लग गए। वे 10 साल बाद मिल रहे थे। संतोष ने कहा, आओ ना कहीं बैठते हैं। यहाँ नहीं, चलो ना मेरे घर पर ही चलते हैं। शाम ढलने वाली है, आज मेरे घर पर ही खाना खा लेना। वहीं खूब बातें करेंगे, पुरानी यादें भी ताजा करेंगे। थोड़ी देर में संतोष अपने लंगोटिया यार रमेश के घर पर था। उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों सालों से मन में दबी अनगिनत यादों के गुबार को निकाल देना चाहते थे। बातों बातों में संतोष ने पूछा, यार रानी कहाँ होगी? उसका क्या हालचाल है? संतोष के इस सवाल पर रमेश पहले थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कौन रानी? साहूकार की बेटी। उसका पास के ही गांव में ब्याह हो गया है। वो अब 3 बच्चों की मां बन चुकी है। ये सुनकर संतोष बोला, लेकिन भाई, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? वो आज भी मेरे मन में बसी हुई है। क्या बात करते हो यार? उसकी शादी हो गई है, उसका अपना परिवार है, ससुराल में सुखी जीवन गुजार रही है। तुम उसे भूल जाओ, रमेश ने सलाह दी। मैं उसे भला कैसे भूल सकता हूँ? उसके कारण मैंने क्या नहीं किया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या कह रहे हो? कुछ समझा नहीं, रमेश बोला। उसकी वजह से जेल चला जाता, किसी तरह किस्मत से बच गया, संतोष ने कहा। क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? रमेश ने उत्सुकता दिखाई। अब मैं और क्या कहूं? रानी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके कारण मेरे हाथों एक अपराध हो गया था। अपराध? कैसा अपराध? क्या किया तुमने? कैसा कांड किया? रमेश उत्सुकता से सवाल पर सवाल पूछता चला गया, लेकिन संतोष निरुत्तर बना रहा। रमेश ने विस्तार से जानने की जिज्ञासा जताई। यार, खुलकर बताओ, आखिर क्या बात है? इसका जवाब संतोष ने नहीं दिया। उसने गोल मोल बातें करते हुए रानी से जुड़ी बातें टाल दी। कुछ समय बाद संतोष वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन शाम के वक्त तालाब के पास दोनों की फिर से मुलाकात हुई। वे पास की पुलिया पर बैठ गए। वहां से तालाब का नजारा काफी दूर तक दिखता था। संतोष और रमेश के बीच बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। संतोष ने कहा, यार 10 साल पहले इसी तालाब के पास झाड़ियों से एक आदमी का शव बरामद हुआ था। उसका क्या हुआ? उन दिनों मैं यहीं था, लेकिन उसी रोज अपने गांव चला गया था। कुछ सोचता हुआ रमेश बोला, हाँ, याद आया। तुम शायद लेखराम सेन की बात कर रहे हो। उसका तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। कुछ लोग बताते हैं कि वो तेंदुए का शिकार हो गया था। याद होगा, उन दिनों गांव में तेंदुए का आतंक था। रमेश की बातें सुनकर संतोष हंसने लगा, फिर बोला, यार तुम्हें एक हैरत की बात बताऊं, लेकिन किसी से बताना मत। यार, दोस्ती में क्या तुम मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करोगे? तुम पर तो पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने उसके बारे में पूछा, संतोष बोला। सहजता दिखाते हुए रमेश भी बोला, ठीक है, बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? संतोष ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बताया, लेखराम किसी तेंदुए का शिकार नहीं हुआ था।
उसे तो मैंने अपनी बेल्ट से गला घोटकर मार डाला था और यहीं खेत के किनारे की झाड़ियों में फेंक दिया था। नहीं नहीं, तुम क्यों मारोगे? रमेश ने आश्चर्य प्रकट किया। अरे भाई, उसने मुझे रानी के साथ देख लिया था और धमकी देने लगा था कि वो गांव वालों को बता देगा। बस इसी बात पर मैंने उसे मार डाला। क्या तुम सच कह रहे हो? इसमें कुछ झूठ तो नहीं है? रमेश ने सवाल किया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब इतने साल बाद मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? अब तो मामला भी खत्म हो गया है। हाँ, ये बात तो सही है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस समय के पुलिस वाले भी अब नहीं है, जांच कौन करेगा? संतोष हत्या की बातें बताकर अपने सिर पर से किसी बोझ के उतरने जैसा बेहद हल्का महसूस कर रहा था, जबकि रमेश उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर चिंता में पड़ गया था। अपने दोस्त के आचरण और कृत्य के बारे में जानकर उसका मन बोझिल हो गया था। थोड़ी देर तक संतोष और रमेश के बीच शून्यता जैसी स्थिति बन गई थी। वे एक दूसरे को शांत भाव से देखने लगे। अंत में संतोष फिर मिलने का वादा कर खड़ा हुआ और चला गया। रमेश भी उसके पीछे पीछे होता हुआ अपने घर आ गया। रमेश घर आकर सोच में पड़ गया कि वो गांव के जिस व्यक्ति की मौत के बारे में नहीं समझ पा रहे थे कि उसे क्या हुआ था, वास्तव में उसकी हत्या हुई थी और हत्यारा भी खुद उसके सामने अपना गुनाह कबूल चुका था। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी सोच में वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। किसी तरह से सुबह के करीब 5 बजे उसकी आंख लग गई। रमेश सुबह 8 बजे तक सोता रहा। फटाफट नहाने धोने का काम किया और नाश्ता कर सीधा खरोरा पुलिस थाने जा पहुंचा। उसके साथ यहाँ तक तो सब कुछ मशीन की तरह होता रहा, किंतु थाने के गेट पर आकर उसके पैर ठिठक गए। रमेश वापस लौट आया, लेकिन उसने निर्णय लिया कि संतोष के अपराध की सूचना वो पुलिस को जरूर देगा। उसके बारे में फोन से बताएगा, जिससे उसका चेहरा किसी के सामने नहीं आएगा। थाने से कुछ दूर हटकर उसने पुलिस मुख्यालय को फोन लगाकर कहा, मुझे किसी पुलिस अधिकारी से बात करनी है। उधर से कारण पूछने पर बताया कि उसे एक हत्या के आरोपी के खिलाफ जानकारी देनी है। ये कहने पर रमेश की बात राजधानी रायपुर के एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल से करवाई गई। रमेश ने पूरी जानकारी एसपी साहब को दे दी। इस सिलसिले में रमेश ने बताया कि 10 साल पहले गांव के लेखराम सेन की हत्या गला घोटकर की गई थी। इन दिनों हत्यारा उसके गांव में निश्चिंत होकर ठहरा हुआ है। तारकेश्वर पटेल ने कहा, तुम फोन पर नहीं, सामने आओ, मुझसे मिलो, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हत्यारे को सजा मिले, ताकि उस जैसे अपराधी कभी छिपने की कोशिश ना करे। वैसे लोगों का ये घमंड भी टूटना चाहिए कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रमेश की बातें सुनकर एडिशनल एसपी बहुत खुश हुए और उन्होंने एसएसपी अजय यादव से समुचित दिशा निर्देश लेकर लेखराम सेन हत्याकांड की फाइल खुलवाई। साथ ही एसडीपीओ राहुल देव शर्मा और खरोरा थाना प्रभारी तीरथ सिंह ठाकुर को एक पुलिस टीम बनाने के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने संतोष यादव को 24 जून 2021 को उसके गांव जरोद से हिरासत में ले लिया। संतोष पहले तो अचानक हुई गिरफ्तारी से घबराया, बाद में उसने पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करते हुए फरहाद गांव में कभी भी जाने तक से इनकार कर दिया। पुलिस ने जब उसका काला चिट्ठा खोलते हुए उसके ननिहाल में सभी दोस्तों और प्रेमिका के नाम लिए, तब वो टूट गया। विवश होकर उसने ये स्वीकार कर लिया कि 14 जनवरी 2011 की रात को उसने किस तरह से अपने चचेरे भाई लोकेश यादव के साथ मिलकर लेखराम सेन की हत्या कर दी थी। संतोष यादव ने उस रात की घटना के साथ साथ बार बार अपने ननिहाल और वहां रानी के साथ मौज मस्ती की बातें इस प्रकार बताई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांव जरोदा थाना मंदिर हसोदा निवासी संतोष यादव उर्फ घनश्याम रमेश यादव का बेटा है। करीब 20 साल की उम्र में उसका अपने ननिहाल फरहादा गांव अक्सर आना जाना होता था। वहां हम उम्र युवाओं के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं उसकी जान पहचान 17 साल की रानी से भी हो गई थी। वो रानी को दिल से चाहने लगा था। उसी वजह से वो अपने ननिहाल में हफ्तों तक पड़ा रहता था और इधर उधर की मटर गश्ती भी किया करता था। इस मौज मस्ती में उसने अपने चचेरे भाई लोकेश यादव को भी शामिल कर लिया था। बात 14 जनवरी 2011 की है। संतोष रात के 9 बजे के करीब लोकेश के साथ रानी का इंतजार कर रहा था। लोकेश कुछ दिन पहले ही वहां आया था। रमेश ने उसे भी किसी लड़की के साथ संपर्क करवाने का वादा किया था। उधर रानी अपनी सहेली मधु के साथ घर से शौच के लिए निकली थी।
उसने मधु को फुसलाते हुए तालाब के पास चलने के लिए कहा। मधु के इनकार करने पर उसे अच्छी सहेली होने का हवाला दिया और फिर दोनों तालाब के पास जा पहुंचे। वहां संतोष पहले से मौजूद था। मधु पहले तो दो लड़कों को देखकर सकपका गई और वहीं सड़क के किनारे बनी पुलिया के पास रुक गई। रानी तेज कदमों से संतोष के पास चली गई, उसे साथ लेकर मधु के पास आई और उसका परिचय करवाया। साथ में संतोष के भाई लोकेश का परिचय भी करवाते हुए उससे बोली, तुम दोनों यही बातें करो। तभी संतोष ने रानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। रानी बोली, यहाँ नहीं, उधर चलते हैं। झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए संतोष रानी का हाथ खींचने लगा। रानी भी उसका साथ देती हुई उसके साथ चल पड़ी। मधु और लोकेश वहीं रुक गए। झाड़ियों के पास हल्का अंधेरा था। रानी और संतोष उनके पीछे एक दूसरे के प्यार में खो गए। मधु और लोकेश परिचय के बाद वहीं पुलिया पर बैठ गए। मधु रानी के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय में मधु को गांव में सैलून की दुकान चलाने वाले लेखराम सैन के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई, कारण लेखराम उसके पड़ोस में रहता था, उसे अच्छी तरह से पहचानता था। मधु ने उससे कहा, मैं घर जा रही हूँ, रानी को बता देना। ये कहकर मधु वहां से चली गई। लेखराम लोकेश के पास आकर रुक गया। लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन है भाई, यहाँ क्या कर रहा है? लोकेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेखराम ने दोबारा पूछा, बोलता क्यों नहीं, तू तो इस गांव का नहीं लगता है। लोकेश अभी कुछ बोलने ही वाला था कि लेखराम की नजर झाड़ियों की ओर घूम गई। वहां उसे कुछ हलचल दिखी। वो लोकेश से हटकर उस ओर जाने लगा, लेकिन लोकेश ने उधर जाने से रोका। बाबूजी, उधर मत जाइए। क्यों, उधर क्यों नहीं जाऊं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेखराम बोला। बाबूजी, आप अपने घर जाइए ना, नशे में हैं, गिर पड़ जाएंगे। लोकेश ने समझाया। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? आज का लौंडा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेखराम कहता हुआ झाड़ियों के पास चला गया। वहां का दृश्य देखकर चीखता हुआ बोला, अच्छा तो ये बात है, यहाँ मौज की जा रही है। लेखराम ने संतोष का हाथ पकड़कर झाड़ियों में से खींच निकाला। रानी ने अपने कपड़े सहेजते हुए उसकी ओर अपनी पीठ कर ली। कौन है रे लड़की तू, गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली है? लेखराम डांटते हुए बोला। इस बीच संतोष ने उससे हाथ छुड़ाकर उसे धक्का दिया। लेखराम गिर पड़ा। संतोष ने उसे पीछे से दबोच लिया। उसी समय लोकेश भी वहां पहुंच गया। हमारे गांव में ये सब नहीं चलता है, तुम गलत कर रहे हो। लेखराम ने चिल्लाते हुए धमकी दी कि वो गांव में सबके सामने उसकी करतूत बताएगा। अब लोकेश ने भी उसे पकड़ लिया। 40 की उम्र का लेखराम जल्द ही असहाय हो गया। तभी उसने हल्के अंधेरे में लड़की का चेहरा देख लिया। वो चिल्लाया, अरे तू तो साहूकार की बेटी है, चल मैं तेरे बाप को तुम्हारी करतूत बताता हूँ। रानी घबराकर चेहरा हाथों से छिपाती हुई वहां से भाग गई। रानी को जाते देख संतोष और भी तिलमिला गया। उसने तुरंत अपनी पैंट से बेल्ट निकाली और लेखराम पर बरसानी शुरू कर दी। नशे की हालत में लेखराम उठ नहीं पाया, वो एकदम अधमरा हो गया। तब संतोष जाने लगा। इस पर लोकेश ने कहा कि भैया, ये तो चोट खाया सांप बन गया है, कभी भी डस लेगा। ये सुनकर संतोष बोला, ऐसा है क्या, चलो फिर इसका काम ही तमाम कर देते हैं। उसके बाद संतोष ने बेड से ही उसका गला घोट दिया। कुछ समय में ही लेखराम की मौत हो गई। लेखराम की हत्या से बचने के लिए संतोष और रमेश ने उसके शव को वहां से थोड़ी दूर अंधेरे में फेंक दिया। फिर वे तालाब में नहा धोकर अपने नानी के घर आ गए। वहां से एकदम सवेरे सवेरे दोनों अपने गांव लौट आए। पुलिस की जांच और उसके पकड़े जाने पर संतोष को काफी हैरत हुई। पुलिस ने 10 साल पुराने शव के संबंध में जांच का दोबारा विश्लेषण करने के लिए नई फाइल बनाई। उसमें संतोष द्वारा सभी इकरारनामे भी दर्ज कर लिए गए। साथ में उसके दोस्त रमेश के बयान भी गवाही के तौर पर शामिल कर लिए गए। पुलिस ने 32 साल के लोकेश यादव को भी हिरासत में ले लिया और उसके बयान भी लिए। इस आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र तैयार कर लिया गया। दोनों को रायपुर की अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।